नमस्कार। जियोपॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम वेनेजुएला और ईरान की बात करेंगे क्योंकि पिछले एक वीक से फिर से वेनेजुएला और ईरान ने इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया हेडलाइंस को डोमिनेट किया। उसके रीज़न आप सबको पता है कि ईरान में तो प्रोटेस्ट चले हुए हैं और वहाँ पर ये बात चली हुई है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि रिजीम चेंज हो जाए ईरान के अंदर, और जो आयतोल्ला खमेनी अभी रूल कर रहे ईरान को, उनको पावर छोड़ के मॉस्को भागना पड़े। और दूसरा, वेनेजुएला में सबको पता है कि निकोलस मडूरो को उनके घर से ही कैप्चर कर लिया था यूएस की डेल्टा फोर्सेस ने। उसके बाद से जो वाइस प्रेसिडेंट थी, अब जो प्रेसिडेंट बन गई हैं डेल्सी रोड्रिगस, वो कोऑपरेट कर रही हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट चाहती थी कि उनके साथ कोऑपरेट करे। और बहुत सारे अमेरिकन को उन्होंने जो प्रिजनर बना रखे थे वेनेजुएला के अंदर, अमेरिकन सिटीजन्स को, उनको रिलीज कर दिया है। तो वो कोशिश कर रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को प्लेकेट करने की। और दूसरी तरफ उनके जो राइवल्स हैं वेनेजुएलन पॉलिटिक्स में, जिनको लीड करती है मारिया मचाडो, जिनको इस साल का, पिछले साल का 2025 का नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, जिसको लेकर ट्रंप साहब भी काफ़ी नाराज हो गए थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिले। तो वो अभी व्हाइट हाउस आई थी ट्रंप साहब से मिलने, और व्हाइट हाउस मीटिंग में उन्होंने अपना नोबेल पीस प्राइज शेयर कर दिया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप साहब के साथ। और ट्रंप को बोला कि आप ये नोबेल पीस प्राइज के उतने ही हकदार हैं जितनी मैं हूँ। तो उन्होंने उनको हैंड ओवर कर दिया, जिसके बाद से जो नॉर्वेजियन अथॉरिटीज़ हैं जो नोबेल पीस प्राइज़ भी देती हैं, नोबेल जितने प्राइज़ हैं वो नॉर्वे की गवर्नमेंट और वहाँ एक संस्था है वो देती है, तो वो काफ़ी उस चीज़ से नाराज़ भी हुए हैं। तो आज सारी इन डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान और वेनेजुएला में जो अमेरिकन से एक नया मॉडल लेके आए हैं, जिसको बोलते हैं रिजीम सिडक्शन या फिर रिजीम कोऑप्शन, जो कि रिजीम चेंज से अलग है, वो हम डिस्कस करेंगे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक ही नया मॉडल लेके आया है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि पहले यूएस नॉर्मली क्या करता था, रिजीम चेंज कर देता था। 2003 में जैसे बगदाद में उन्होंने घुस के सद्दाम हुसैन को पावर से हटा दिया, और बाद में उनके एसोसिएटेड जितने भी लोग थे उन सबको या तो मार दिया ऑपरेशंस में, या कैप्चर करके जेल में डाल दिया, और कईयों को तो फांसी पे भी टांग दिया, जिसमें सद्दाम हुसैन इंक्लूडेड थे। तो ये जो पहले रिजीम चेंज वाला जो मॉडल था अमेरिका का, जो उन्होंने इराक और अफगानिस्तान में किया तो सक्सेसफुली इनिशियल ईयर्स में, लेकिन बाद में वो चीज़ों को संभाल नहीं पाए वहाँ पर, क्योंकि जो रिजीम था उसने एक स्ट्रक्चर बना रखा था वहाँ की सोसाइटी में, और वो कोलैप्स होने के बाद जब अमेरिकन घुसे तो वो एक नया स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर बनाने में कामयाब नहीं हो पाए, जिसकी वजह से अमेरिकन को काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हुए, पैसों के मामले में भी और ह्यूमन के मामले में, ह्यूमन रिसोर्सेज के मामले में भी, इराक और अफगानिस्तान में। तो अमेरिका उन गलतियों से कहीं ना कहीं सीखने की कोशिश कर रहा है और एक नया मॉडल लेके आया जिसको रिजीम सिडक्शन बोल रहे हैं कई फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट, स्पेशली श्री राजा मोहन, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के वन ऑफ द प्रीएमिनेंट वॉइसेस में से एक है। तो उन्होंने उसको बोला है रिजीम सिडक्शन या रिजीम कोऑप्शन। तो आज हम इसको भी डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के लिए ऑब्वियसली क्या इंप्लीकेशंस है। क्योंकि मैं बात करता हूँ वेनेजुएला की, तो कई लोगों को लगता है वेनेजुएला से हमें क्या लेना है या ईरान से भी क्या लेना है, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा कम समझते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, और उनकी कोई गलती भी नहीं है। ये हमारा काम है उनको एक्सप्लेन करना कि क्यों इंपॉर्टेंट है जो वेनेजुएला और ईरान में इवेंट्स हो रही हैं, वो उनको कहाँ असर करने वाली है और इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट इससे हार्म हो रहे हैं या प्रोटेक्ट हो रहे हैं। हम इस वीडियो में ये सुनने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अभी एक वीक पहले तक ये बोल रहा था कि जो वेनेजुएला में हमने किया, मडूरो को घर से घुस के उठा लाए, कैप्चर करके ले आए डेल्टा फोर्सेस के यूज करके, वैसा ही हम ईरान में करेंगे। ईरान में वहां पर हम स्ट्राइक्स करेंगे और रिजीम को पावर से हटा देंगे अगर उन्होंने प्रोटेस्टर्स की डिमांड को नहीं माना तो, और प्रोटेस्टर्स के ऊपर अगर वॉयलेंस का यूज किया तो भी हम इस चीज को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। ट्रंप ने बेसिकली एक रेड लाइन खींच दी थी सैंड के अंदर, मिडिल ईस्टर्न सैंड के अंदर एक रेड लाइन खींच दी कि अगर आप प्रोटेस्टर्स को टारगेट करोगे तो रिजीम के लिए खतरा होगा, रिजीम की स्टेबिलिटी के लिए, और हम रिजीम को हटा देंगे। तो ये जो ट्रंप साहब ने बोला, अब उससे पीछे पुल बैक क्यों कर गए, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। उसके पहला रीजन तो ये है कि जो यूएस की फोर्सेज हैं उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, वो अभी साउथ चाइना सी में था, तो वो अभी अरेबियन सी में आ रहा है। तो अरेबियन सी में और स्टेट ऑफ ये जो मतलब गल्फ वाला एरिया है, इस एरिया में आएगा तो उसको यूज करके वो स्ट्राइक्स कर सकते हैं। तो उसको एक वीक लगेगा वहां से साउथ चाइना सी से लेकर यहां तक आने तक, अरेबियन सी में आने तक। तो क्या पता ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तब तक वेट कर रहे हो कोई एक्शन लेने से पहले कि अपनी सारी फोर्सेस को एक बार ऑर्डर में प्लेस कर दिया जाए, ताकि अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो उसको रिटेलिएट करने का मौका ना मिले और फुल फोर्स का यूज करके ईरान के रिजीम को बदल दिया जाए। दूसरा मेन रीजन ये है कि प्रोटेस्टर्स
जो थे उनके अगेंस्ट जो वायलेंस था वो ईरानियन रिजीम ने कम कर दिया है। पहले ईरान में क्या था, इनिशियल डेज में प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट काफ़ी ब्रुटैलिटी का यूज़ किया ईरानियन रिजीम ने, और बहुत सारे लोग वहाँ प्रोटेस्ट में मारे भी गए। लेकिन इसकी फ्लिप साइड ये भी है कि बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को ईरान और इसराइल जैसे कंट्री सीक्रेटली आर्म भी कर रहे हैं, तो वो प्रोटेस्टर्स कम और मतलब एक तरह से फॉरेन एजेंट ज़्यादा बन गए हैं जो कि ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट कर रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जो इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज हैं जैसे रॉयटर्स हो गया या बीबीसी हो गया, उनके अकॉर्डिंग मोर देन 2000 लोग मारे गए अभी तक ईरानियन प्रोटेस्टर्स के अंदर, तो जिसमें बहुत सारे लोग रिजीम सिक्योरिटी फोर्सेस के भी हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये दोनों साइड से लड़ाई चली हुई है, जिसका मतलब इंटरनेशनल फोर्सेस फायदा उठा रही हैं जो ईरान में अभी इंस्टेबिलिटी हो रखी है उसका। तो ये कहीं ना कहीं मतलब ये जो प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा था, अभी इसके प्रोटेस्टर्स को मारना कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रंप साहब ने ये बोला है कि हम अब ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे अगर वो प्रोटेस्टर्स से पीसफुली डील करेंगे तो ईरानियन रिजीम। तो इसलिए ट्रंप ने अभी ये स्ट्राइक वाला प्रेशर अपना हटा लिया है। तीसरा मेन रीजन ये है कि जो प्रेशर है गल्फ स्टेट्स का वो बहुत ज़्यादा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि अगर ईरानियन रिटेलिएट करेंगे, अगर ट्रंप स्ट्राइक करता है ईरान रिजीम को, ये लगता है ईरानियन रिजीम को, खमीनी के रिजीम को ये लगता है कि हम पावर से बाहर जा रहे हैं या हमारे को हटाया जा रहा है, तो ईरानियंस मडूरो नहीं है या ना ही वेनेजुएला है, क्योंकि ईरानियंस काफ़ी पावरफुल है, एक्टर है मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स के अंदर। तो उनको अगर हटाने की कोशिश की तो वो स्ट्राइक्स करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज़ करेंगे, जिससे ये गल्फ स्टेट और इसराइल जैसी कंट्रियों को स्पेसिफिकली टारगेट करेगा, ताकि वो कोस्ट इंपोज कर सके अमेरिका के ऊपर कि आप हमारे को टारगेट करोगे तो हम आपको आपके अलाइज को टारगेट करेंगे। तो गल्फ कंट्रीज कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, सऊदी, यूएई, कतार जैसे कंट्रीज की, अगर ये स्ट्राइक अमेरिका स्ट्राइक करता है ईरान के रिजीम के ऊपर, उसकी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस के ऊपर या उसके न्यूक्लियर साइंटिस्टों के ऊपर या खुद अयतोला खमीनी के ऊपर, तो रिटेलिएशन में ईरान काउंटर स्ट्राइक करेगा और उसमें बैलिस्टिक मिसाइल जब फायर करेगा तो बहुत सारे इन कंट्रीज के ऊपर खतरा आ जाएगा जो गल्फ में है या फिर इसराइल के ऊपर है। तो इन्होंने प्रेशर बना रखा है अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि आप स्ट्राइक मत करो। और दूसरा रीजन ये भी है कि गल्फ नेशंस को ये लगता है कि ईरान अभी इतना बड़ा पावरफुल प्लेयर नहीं रहा मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में, क्योंकि मैंने अपनी पहले वाली वीडियोज में बताया कि कैसे गाजा वॉर के बाद ईरानियन जो प्रोक्सी नेटवर्क था मिडिल ईस्ट में वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा है, वो लेबनान में हो, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो इराक में हो, तो वो जो प्रोक्सी नेटवर्क कमजोर पड़ा है। तो गल्फ नेशंस को अब ये लगता है कि जो सबसे बड़ा डिस्टेबलाइजर है आज के दिन रीजन में वो नेतन्याहू रिजीम है जो इसराइल में बैठा है अभी, और वो ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है रीजन को, ना कि ये जो तेहरान में मुल्लाज बैठे हैं ये। तो ये कहीं ना कहीं डर है गल्फ स्टेट्स को कि भाई एक तो इंस्टेबिलिटी आ जाएगी और ईरान के जो मतलब ये क्रॉस फायर में कहीं हमारे को टारगेट ना कर दे ईरान, और दूसरा ये कि ईरान अभी इतना बड़ा थ्रेट ही नहीं रहा है तो उसको इतना बड़ा थ्रेट बनाने की जरूरत नहीं है। रिजीम अभी वीक हो गया है और रिजीम अपने वुंड्स को लीक कर रहा है अभी, तो उसके पास इतनी पावर अब नहीं बची है कि वो किसी के लिए थ्रेट बन सके। तो इसलिए प्रेशर है गल्फ स्टेट्स का, इसलिए भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी के लिए पुल बैक कर लिया है स्ट्राइक्स के लेकर। आगे वो कर सकते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन अभी के लिए वो शांत बैठ गए हैं। चौथा मेन रीजन है कि जब लास्ट टाइम पिछले साल 12 डेज वॉर हुई थी इसराइल यूएस वर्सेस ईरान के बीच में, तो ईरान ने मोर देन 400 बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स का यूज किया था, इजरायली टेरिटरी को टारगेट किया था। तो उस टाइम के ऊपर बहुत सारे इंटरसेप्टर्स, क्योंकि आप जब मिसाइल्स आती हैं तो उनको रोकने के लिए इंटरसेप्टर्स का यूज किया जा सकता है। यूएस के पास और इसराइल के पास बहुत सारे इंटरसेप्टर्स हैं जिसमें मिसाइल चलती हैं जो काउंटर करने के लिए यूज की जाती है इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को। तो उन इंटरसेप्टर जो सिस्टम है, जैसे इसराइल के पास खुद का बहुत सारे डिफेंस सिस्टम जिसमें एरो भी है, आयरन डोम भी है, अमेरिका का खुद का है थर्ड डिफेंस सिस्टम, थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इंडिया जैसे रशिया से लेता है S-300 S-400, ये भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ही हैं। तो ये जो सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया 12 डे वॉर के अंदर, जिसके बाद जो इनके मिसाइल्स थी वो डिप्लीट हो गई इस लेवल पे कि अब वो इतनी जल्दी रिप्रोड्यूस नहीं किए जा सकती हैं। तो इंटरसेप्टर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, और इस बार अगर ईरान ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल फायर करता है पिछली बार से ज़्यादा, तो इंटरसेप्टर उनको काउंटर करने के लिए उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे और वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और इसराइल उन मिसाइल्स को रोक नहीं पाएगा, अपने एयर स्पेस में ही डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, और वो कहीं ना कहीं लैंड कर सकती हैं, जिससे बहुत सारे सिविलियंस और प्रॉपर्टी को हार्म हो सकता है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से ट्रंप ने अभी पुल बैक कर लिया है ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने से, लेकिन आने वाले दिनों में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्राइक कर सकता है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट हो रही है अभी ईरान को लेकर ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन एक चीज़ और समझने की जरूरत है कि अब अमेरिका थोड़ा मॉडल अपना बदल रहा है। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, पहले वो रिजीम चेंज करने में बिलीव करता था, अब वो रिजीम को कोप्ट या सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वेनेजुएला। वेनेजुएला में उन्होंने मडूरो को तो उठा लिया, उनकी वाइफ को भी कैप्चर कर लिया, लेकिन
जो उनके रिजीम के बाकी बंदे थे, जैसे डेल्सी रोड्रिगज होगी, उनके ब्रदर हो गए जो भी नेशनल असेंबली वेनेजुएला की प्रेसिडेंट है, या फिर वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हो गए, या वहाँ इंटीरियर मिनिस्ट्री कबेलो, जो इनको कहते हैं कि मेन पावर ब्रोकर है आज के दिन वेनेजुएलन पॉलिटिक्स में, इन सारों को यूएस फोर्सेस ने टारगेट नहीं किया है। तो यूएस फोर्सेस इनको मैसेज ये भेज रही है मडूरो को उठाकर कि जैसे मडूरो को उठाया वैसे ही आपको भी उठा लेंगे, तो आप हमारे साथ कोऑपरेट करो। और डेल्सी रोड्रिगेज कोऑपरेट कर भी रही है। डेल्सी रोड्रिगेज ने अभी बहुत सारे, जो अभी प्रेसिडेंट बनी है मडूरो के जाने के बाद वेनेजुएला की, उन्होंने बहुत सारे जो प्रिजनर्स थे अमेरिकन उनको रिलीज कर दिया है। साथ में कल सीआईए के डायरेक्टर भी मिल के आए डेल्सी रोड्रिगेज से, उस टाइम पे भी उनका अच्छा वेलकम किया डेल्सी रोड्रिगेज ने। और डेल्सी रोड्रिगेज आने वाले दिनों में ऑयल कंपनीज, जो अमेरिकन ऑयल कंपनीज जैसे शेवरॉन होगी, एक्सॉन मोबिल होगी, वो जो इन्वेस्ट करना चाहती है वेनेजुएला के अंदर, उनको एक्सेस दे देंगी अपनी ऑयल फील्ड्स की और अपने ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर। तो डेल्सी रोड्रिगेज कहीं ना कहीं कोऑपरेट कर रही है यूएस के साथ, क्योंकि इनके इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो ये हो सकता है कि वो टाइम बाय कर रही हैं, ताकि तब तक वो कबेलो वाला जो उनका क्लिक है, कबेलो और रोड्रिगेज वाला जो ग्रुप है वेनेजुएलन पॉलिटिक्स में, वो इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ले कि फिर यूएस उनके ऊपर अटैक करे तो उनको पावर से ना हटा पाए। या फिर दूसरा रीजन ये है कि वो इतने डर गए हैं, तो उनको लग रहा है कि अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करने के अलावा और हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो वो अभी इसलिए कोऑपरेट कर रही है ताकि वो पावर में रहे और उनके साथ भी वही ना बने जो मडूरो के साथ बनी है। तो ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक मॉडल बना दिया अमेरिका ने। अमेरिका पहले रिजीम चेंज करता था, फिर वहां पर नेशन बिल्डिंग की कोशिश करता था, वो उनका अटेम्प्ट फेल हो गया इराक और अफगानिस्तान में, और बहुत पैसा लगा अमेरिकन का, बहुत सारे ट्रूप्स मारे गए उनके। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं एक अमेरिकन पॉलिटिक्स में ये हो गया है कि जो भी प्रेसिडेंट फॉरेन इन्वेजन करता है या फॉरेन में रिजीम चेंज करता है, उसको वहां पब्लिक ज्यादा पसंद नहीं करती है। इसलिए जो ट्रंप का बेस है, मागा जिसको बोलते हैं, मेक अमेरिकन ग्रेट अगेन वाला जो बेस है, वो बिल्कुल अगेंस्ट है फॉरेन इंटरवेंशन के। और अभी ट्रंप ने जैसे मडूरो को हटाया, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं वॉइसेस उठने लग गई अमेरिकन मागा बेस के अंदर। उसमें स्पेशली 2-3 लोग हैं, जिसमें एक तो स्टीव बैनन है, जो मतलब फार राइट पार्टीज के गॉडफादर भी बोले जाते हैं, उनके चाणक्य। एक वो टकर कार्सल है, जो वहाँ के एक फेमस मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं, पहले फॉक्स न्यूज़ में भी काम करते थे। तो इन लोगों ने ट्रंप का काफ़ी अपोज किया कि आप ये फॉरेन इंटरवेंशन कर रहे हो, आप भी ओबामा और बुश की तरह अमेरिका को फॉरेन वॉर्स में एंटेंगल कर रहे हो और हमारे रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो। तो ट्रंप अब इन चीज़ों से बचना चाहते हैं। ट्रंप कहीं रिजीम चेंज करने और नेशन बिल्डिंग के चक्करों में नहीं पड़ना चाहते, जिससे उनको बूट्स ऑन ग्राउंड लाने पड़ेंगे और जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बैकलैश हो सकता है। और इस साल मिड टर्म इलेक्शंस हैं यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, उसमें डेमोक्रेट्स फिर से मेजोरिटी में आ सकते हैं, जो कि ट्रंप के एजेंडा के लिए, जो वो डोमेस्टिक और फॉरेन एजेंडा लेके चल रहे हैं, उसके लिए काफी खतरनाक होगा। तो इसलिए ट्रंप ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि वो फॉरेन में अपने बूट्स ऑन ग्राउंड रखे, वो सिर्फ प्रेशर बना रहे हैं। उन्होंने एक सर्जिकल प्रिसीजन स्ट्राइक करके मडूरो को उठा लिया और बाकी लोगों को कहा कि आप अब फॉल इन लाइन में आ जाओ, वरना आपके साथ भी वही होगा जो मडूरो के साथ हुआ। तो ये रिजीम को ऑप्शन वाला ये नया आइडिया लेके आए और नया तरीका लेके आया है यूएस गवर्नमेंट, जिससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी इफेक्टिवली यूज किया वेनेजुएला में। और वही कोशिश वो कर रहे हैं ईरान के अंदर। ईरान में वो नहीं चाहते कि जो पहले वाली डायनेस्टी थी रेजा पहलवी वाली, उनके बेटे फिर से पावर में आए। उनको ये है कि रिजीम के कुछ लोग उनके साथ मिल जाएं और जो रिजीम के जो एंटी यूएस वाले लोग हैं रिजीम के अंदर, उनको बाहर कर दिया जाए पावर से, जिनके लीडर आयतोला खमेनी है और आईआरजीसी है। जो आईआरजीसी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स है, वही सबसे पावरफुल बॉडी आज के दिन ईरानियन पॉलिटिक्स के अंदर। तो इन आईआरजीसी वालों को और खमेनी को टारगेट करो, इनके ऊपर स्ट्राइक्स करो, इनको मारो। और बाकी जो लोग हैं, जैसे आर्मी होगी, ईरानियन मिलिट्री होगी, या बाकी जो के नाम है मॉडरेट लीडर है ईरानियन पॉलिटिक्स के अंदर, उनको कोऑप्ट करने की कहीं ना कहीं कोशिश चली हुई है, ताकि हमारे को बूट्स ऑन ग्राउंड ना लाने पड़े और रिजीम चेंज करके पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे ना आ जाए। बस जो अनवांटेड एलिमेंट है उनको पावर से बाहर कर दो और जो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं उनको पावर में रहने दो। तो यही कोशिश के तहत अमेरिका ईरान के ऊपर अभी प्रेशर बना रहा है और उनका सबसे मेन टारगेट वहां पर मिलिट्री है, कि उनको लग रहा है कि मिलिट्री की पावर जब से ईरानी रेवोल्यूशन हुई तब से ईरान की पॉलिटिक्स में घट गई है। और आईआरजीसी जो एक नया ग्रुप बनाया था रेवोल्यूशन के बाद, तो अयतोला खोमेनी ने, जिसको आगे बढ़ाया खमेनी ने, तो अयतोला खमेनी वाला जो आईआरजीसी वाला जो ग्रुप है, जिसको पहले इसके मेन पोस्टर बॉय होते थे कसीम सुलेमानी, जिन्होंने ये पूरा प्रोक्सी नेटवर्क बनाया था मिडिल ईस्ट में, ये प्रोक्सी नेटवर्क तो डिसमेंटल हो गया है अब। लेकिन आईआरजीसी अभी भी मेजर इंस्टीट्यूशंस जो इराक की ईरानी पॉलिटिक्स के अंदर है, या फिर ईरान के अंदर जो मेजर इंडस्ट्रीज है, उनके ऊपर आज भी कंट्रोल आईआरजीसी का ही है। तो आईआरजीसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते ईरानियन मिलिट्री के जो जनरल्स हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी पावर अब बिल्कुल नहीं बची, आईआरजीसी सारे मतलब गेम को चला रही है। तो मिलिट्री में कहीं ना कहीं डिसकंटेंटमेंट है अगेंस्ट आईआरजीसी, तो उसका फायदा उठाना चाहते हैं अमेरिकन्स। और अमेरिकन चाहते हैं कि मिलिट्री
सपोर्ट करना बंद कर दे ईरानियन रिजीम को और आईआरजीसी के मेन लीडरों को मार के आयतुल्ला खमीनी को मार दें या फिर आयतुल्ला खमीनी को कंट्री छोड़ने पे मजबूर कर दें, तो जिसके बाद ये होगा कि मिलिट्री जो आएगी वो मिलिट्री कोऑपरेट करेगी अमेरिका के साथ। ये अमेरिकन प्लानर्स और इजरायली सोच रहे हैं, लेकिन अभी ये कितना सक्सेसफुल रहेगा ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी, क्योंकि ईरानियन सही है, वेनेजुएलियंस नहीं है। इनके साथ इनको समझना बड़ा ही मुश्किल है। जो मुल्लाज बैठे हैं तेहरान में, काफ़ी डेडली प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, और इनको पॉलिटिक्स चलानी आती है, इनको पता है कैसे चीज़ों को चलाना है। तो इतना आसान नहीं है ईरान में वो पुल आउट करना जो अमेरिका वेनेजुएला में कर पाए, क्योंकि वेनेजुएला उनकी बैकयार्ड है, ईरान उनसे बहुत दूर है, और ईरान मिडिल ईस्ट का बहुत मेजर प्लेयर है आज भी, जो वो कितना ही वीक हो गया हो मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये सारी बात है जो आज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्या रिजीम को ऑप्शन जो वेनेजुएला में सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है वो ईरान में रिपीट करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। इसी वीडियो का यही पर्पस था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि इंडिया का इसमें क्या स्टेक्स इन्वॉल्व है। इंडिया का देखो, वेनेजुएला में सबसे पहले हम बात करें तो वेनेजुएला में बहुत स्टेक्स है अगर देखा जाए, और ना देखा जाए तो कोई स्टेक्स नहीं है। वैसे देखा जाए ट्रेड के मामले में तो इंडिया बहुत कम ट्रेड करता है पूरे लैटिन अमेरिका के साथ ही, जिसमें अर्जेंटीना भी है, वेनेजुएला एक छोटा प्लेयर है, ब्राजील अर्जेंटीना जैसे बड़े बड़े कंट्रीज भी हैं। तो इन सारों के साथ मिलकर इंडिया का एनुअल ट्रेड है $45 बिलियन का अप्रोक्सीमेटली, इन सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ में, जो कि कम है सिंगापुर से भी। सिंगापुर ज्यादा ट्रेड करता है इंडिया के मुकाबले लैटिन अमेरिका, जबकि सिंगापुर एक सिटी स्टेट है, एक छोटा सिटी ही तो है जो अपने आप में स्टेट भी है। लेकिन इंडिया इतना बड़ा डेमोग्राफी होने के बाद, इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के साइज के होने के बाद, जियोग्राफिकल साइज होने के बाद, इतना जियोपॉलिटिकल वेट होने के बाद एशिया में इंडिया का ट्रेड बहुत कम है। और इंडिया पहले वेनेजुएला से तेल भी बहुत ज़्यादा खरीदता था, लेकिन 2019 में इंडिया ने अमेरिकन को खुश करने के लिए वेनेजुएला और ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, इस होप में कि अमेरिका हमारे को बाकी जगह अलाउ कर देगा ट्रेड करने के लिए। लेकिन अमेरिका जितना प्रेशर बनाता है, वो कहते हैं ना फॉरेन पॉलिसी में कि टू बीज अमेरिकाज एनिमी इज डेंजरस। अमेरिका का एनिमी होना बहुत ज्यादा डेंजरस है फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन उसका फ्रेंड होना फेटल है। तो मतलब फ्रेंड होना ज्यादा डेंजरस है अमेरिका के दुश्मन होने से। तो इंडिया ने दोस्ती करने के चक्कर में अपने बहुत सारे इंटरेस्टों का कॉम्प्रोमाइज किया, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो चाहे वो लैटिन अमेरिका में, जिसका फायदा इंडिया को कुछ नहीं मिला। तो इंडिया का बहुत लिमिटेड ट्रेड है लैटिन अमेरिका में, लेकिन इंडिया के लिए लैटिन अमेरिका में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और ब्रिक्स जैसे कंट्री में ब्राजील जो है वो भी लैटिन अमेरिका में ही पड़ता है। तो इंडिया को अपने रिलेशन यहाँ इंक्रीज करने चाहिए इन कंट्रीज के साथ, और यहाँ ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए इस चीज पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। दूसरा ये है कि इंडिया में अगर आप चाणक्यपुरी में जाओगे तो वहां पर सिमोन बोलीवर के नाम पे रोड भी है, चाणक्यपुरी जो इंडिया का डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, वहां पर एक रोड है जिसको बोलते हैं सिमोन बोलीवर रोड, क्योंकि सिमोन बोलीवर वो रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने लैटिन अमेरिका को स्पेन के इन्फ्लुएंस से आजाद कराया था। पहले मोस्टली कंट्री स्पेन की कॉलोनीज होती थी, तो इनको आजाद कराने वाले जो रेवोल्यूशनरी लीडर थे सिमोन बोलीवर, उनके नाम पे रोड तो बना रखा है, लेकिन बहुत कम लोगों को इंडिया और लैटिन अमेरिका की इंपॉर्टेंस के रिलेशंस की इंपॉर्टेंस का पता है। तो इंडिया के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है लैटिन अमेरिका में, जिनको इंडिया को एक्सप्लॉइट करना चाहिए और अपने इंटरेस्ट को देखते हुए वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए और अपने स्टेक्स को वहां पर बढ़ाना चाहिए। ईरान के अंदर सबको पता है कि इंडिया के बहुत सारे स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि चाहे तो खोमेनी हो चाहे खमेनी हो, दोनों के एंसेस्टर्स इंडिया से ही गए हुए हैं ईरान में, और इंडिया और ईरान के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। पहले इसको पर्शिया बोलते थे, आज के दिन ईरान बोलते हैं। तो इंडिया और ईरान के रिश्ते हमेशा ही कमजोर, हमेशा ही करीबी रहे हैं। उनको कमजोर करने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन इंडिया और ईरान के रिश्ते हमेशा ही अच्छे रहते हैं। और इंडिया के लिए ईरान एक काउंटर वेट है पाकिस्तान का मिडिल ईस्ट में और वाइडर साउथ एशियन रीजन में, क्योंकि ईरान ने हमारे को छापार पोर्ट में एक्सेस दे रखी है, जो कि गवादर पोर्ट का एक हमने काउंटर बनाया था, लेकिन अभी अमेरिका के प्रेशर की वजह से शायद हम उस पोर्ट को बंद कर रहे हैं। तो अगर हमने वो पोर्ट बंद कर दिया तो हमारा जो सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करने का सपना है, या फिर पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड करने का सपना है बाईपास करके पाकिस्तान को, तो वो सपना ही रह जाएगा। और इंडिया ने बहुत इन्वेस्ट किया और बहुत सालों तक इसके ऊपर लगाया। तो इंडिया को इस पोर्ट के अंदर अपने स्टेक्स बिल्कुल कम नहीं करने चाहिए, चाहे इसके बदले हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाए। क्योंकि अगर हमने छाबर पोर्ट को बंद कर दिया तो इंडिया का एक गलत मैसेज आएगा पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कि इंडिया सिर्फ कहने को विश्व गुरु है, लेकिन जब बात आती है अपने कंधों पे खड़ा होने की, अपना स्टैंड लेने की, तो इंडिया अपना स्टैंड नहीं ले पाता जियो पॉलिटिक्स में। और अगर नेबर में ही हम अपना पोर्ट को नहीं बचा पाएंगे तो फिर हम काहे के विश्व गुरु हैं? हम कुछ नहीं, हम जीरो हैं। और हमारे को कुछ और सोचना पड़ेगा, अपनी रिवैल्यूएट करनी पड़ेगी हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़, क्योंकि हम चाइना के बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। चाइना में एक सेइंग है जो डेंग जियोपिंग ने दी थी, जिन्होंने चाइना को मॉडर्नाइज किया था माओ जेडुंग के बाद। तो वो एक बात बोलते थे कि हाइड योर टैलेंट और बाइड योर टाइम, कि आप अपने टैलेंट को हाइड करो और अपने टाइम को बाइट करो, मतलब वेट करो, सही टाइम आएगा तब दिखाओ अपनी पावर को और अपने टैलेंट को। लेकिन इंडिया ने हमेशा इसका अपोजिट किया। इंडिया ने
जब से अमेरिका के साथ रिश्ते 21st सेंचुरी में इंप्रूव हुए बुश के टाइम, तब से ही डंका पीटना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया और अमेरिका बेस्ट फ्रेंड्स है। तो इंडिया ने कभी ना अपने टैलेंट को हाइड किया ना अपने टाइम को हाइड किया। लेकिन फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ मीटिंग्स और गले मिलने से फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती। आपके स्टेक्स जो हैं उनके लिए आपको स्टैंड करना पड़ेगा। और अगर आप जिसको अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोलते हो वही अगर आपके इंटरेस्ट को नहीं समझे, वही आपको छाबर पोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरिया में अगर वेवर ना दे सैंक्शन, तो फिर वो आपका कोई अलाय नहीं है। चाइना ट्रेड कर रहा है ईरान के साथ, उसके ऊपर तो आप प्रेशर नहीं बना पा रहे हो। हमारे पे क्यों बना रहे हो? क्योंकि इंडिया वीक है, इंडिया के पास कोई बार्गेनिंग चिप नहीं है जो वो यूज करके अमेरिका पे प्रेशर बना सकता हो। तो इंडिया को ये समझना होगा कि हमारे को अपनी जो जियो स्ट्रेटेजी है या जो जियो पॉलिटिक्स है इंडिया की, जो फॉरेन पॉलिसी बनाने वाली जो कम्युनिटी है, उसको ये समझना होगा कि हमारे को अपने फिर से रिवैल्यूएट करना पड़ेगा सारी चीज़ों को, और कुछ चीज़ों को लेकर बड़ा ही क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा, जिसमें चाबहार हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको अगर हमने लूज कर दिया तो ये हमारे लिए शायद 21st सेंचुरी के पहले 2 डेकेड्स का सबसे बड़ा फेलियर होगा। थैंक यू।